नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। देहरादून से खबर है कि नए चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू ने पदभार संभाल लिया है और ऐसे में 12:30 बजे सचिवालय में मीडिया से बातचीत करेंगे। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं एसएस संधू। एसएस संधू अब उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बना दिए गए हैं। 12:30 बजे सचिवालय में बातचीत भी करेंगे। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी एसएस संधू हैं और अब इन्होंने पदभार संभाल लिया है। एसएस संधू बने उत्तराखंड के नए चीफ सेक्रेटरी। तो नए चीफ सेक्रेटरी के तौर पर पदभार संभाला। ये तस्वीरें आप देखिए, उसी वक्त की तस्वीरें जब अपना पदभार संभाल रहे थे। नए चीफ सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने पदभार संभाला है। 12:30 बजे सचिवालय में मीडिया से बातचीत भी करेंगे। ये उस दौरान की तस्वीर जब पदभार संभाल रहे थे एसएस संधू। एसएस संधू अब उत्तराखंड के नए चीफ सेक्रेटरी हैं। नए चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू ने पदभार संभाल लिया, उसी दौरान की तस्वीर। आपको बता दें कि शासन और प्रशासन में तालमेल बिठाना बेहद जरूरी है और एसएस संधू नए मुख्य सचिव बनाए गए क्योंकि आने वाले समय में अधिकारियों पर सख्ती रखना बेहद जरूरी है, जिससे कि शासन के कामों को तेजी के साथ निपटाया जा सके। तो 1988 बैच के आईएएस अधिकारी एसएस संधू अब चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी नए हैं, पुष्कर सिंह धामी। अब दोनों ही की शासन और प्रशासन को मिलाकर एक मजबूत मुट्ठी बनाना बेहद जरूरी होगा, तभी जनता से जुड़े हुए काम पूरे हो पाएंगे। तो देहरादून में आज पदभार संभालते नजर आए एसएस संधू। अब से कुछ ही देर पहले की ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। 12:30 बजे सचिवालय में मीडिया से मुखातिब भी होंगे। मीडिया से मुखातिब होकर तमाम कामकाज पर बातचीत करते नजर आएंगे। एज ए चीफ सेक्रेटरी पहली बार मुखातिब होंगे मीडिया से आज एसएस संधू। तो नए चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू ने पदभार संभाला। देहरादून से यह तस्वीर खबर हम आपको दिखा रहे हैं। 12:30 बजे सचिवालय में मीडिया से बातचीत भी करेंगे एसएस संधू। तो 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और अब उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बन गए हैं एसएस संधू। सुभाष गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, एसएस संधू ने अपना पदभार संभाल लिया है। एसएस संधू के ऊपर कितना बड़ा कांटों का ताज है अभी फिलहाल देखा जाए जिम्मेदारियों के तौर पर? जी बिल्कुल, उत्तराखंड के जो नए मुख्य सचिव हैं एसएस संधू, उन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया और इसके बाद ये कहा जा सकता है कि लगभग 12 बजे वो पत्रकार वार्ता करेंगे और आगे किस तरीके से काम किया जाएगा और किस तरीके से वो टीम बनाएंगे अपनी, ये भी देखा जाएगा। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से प्रदेश में नए मुख्यमंत्री आए और उनके आते ही उन्होंने जिस तरीके से नौकरशाह में जिस तरीके से फेरबदल किया और सबसे पहले कहा जाए कि अधिकारियों के जो सबसे मुख्य हैं मुख्य सचिव, उनको ही बदल डाला। और इसके साथ ही कहा जा सकता है कि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इससे समझेंगे कि जो मुख्यमंत्री है वो एक्शन मोड पर और आगामी 6 महीने के अंदर बेहतर काम ना केवल उनको करना है बल्कि अधिकारियों को भी बेहतर काम करके दिखाना। और यही वजह है कि अब अधिकारियों को सतर्क होकर रहना पड़ेगा, बेहतर काम करना पड़ेगा और कोई भी अगर गलती की जाती है तो उसका खामियाजा भुगतने के लिए भी वो तैयार रहेंगे। हालांकि इसी का एक नतीजा था कि जो मुख्य सचिव थे उनको बदला गया और एसएस संधू को लाया गया। हालांकि लगभग 12 बजे वो पत्रकार वार्ता करेंगे जिसमें वो बताएंगे कि आखिरकार आगे की जो कार्य योजना है किस तरीके से वो काम करेंगे, क्या बेहतर चीज़ें वो करेंगे प्रदेश के लिए। साथ ही क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मुखिया के आते ही जो आईएएस अधिकारियों के मुखिया हैं यानी कि मुख्य सचिव है उनका भी बदला गया, तो कहा जा सकता है मुख्यमंत्री की जो टीम होगी वो काफ़ी यूनिक होगी, काफ़ी एनर्जेटिक होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 6 महीने में बेहतर काम करके दिखाने वाली टीम वो अपने साथ रखेंगे। लेकिन क्योंकि अब मुख्य सचिव का बदलाव हुआ है तो कहा जा सकता है कि सचिवालय में जरूर हड़कंप मच गया होगा। और क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अभी तक सचिवालय नहीं पहुंचे हैं और जैसे ही वो सचिवालय के कार्यालय पहुंचेंगे तो कहा जा सकता है कुछ बदली भी तस्वीरें जरूर उत्तराखंड में अब देखने को मिल सकती हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू आज से सुबह 6 बजे से 13 जुलाई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि कोविड कर्फ्यू में कुछ ढील देते हुए शॉपिंग मॉल्स खोलने की अनुमति दे दी गई है। प्रदेश में सभी शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे, लेकिन सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और स्विमिंग पूल अभी नहीं खोले गए हैं, ये अभी बंद ही रहेंगे। इसके अलावा रविवार को साप्ताहिक बंदी के स्थान पर अब बाजारों को पारंपरिक रूप से खोलने की इजाजत होगी, लेकिन बाजार सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही खोले जा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर, एंटीजन, ट्रूनेट, सीबीनेट और रैपिड एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को बरकरार रखा है। जिला
देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर जिले के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए भी कोविड की जांच की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। तो आज से 50% क्षमता के साथ शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं। तो सभी बाजार सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक के खोले जाएंगे। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट लाना बेहद जरूरी होगा। ये इस अनिवार्यता को अभी जारी रखा गया है। संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, अगर देखें कि पूरा एक अनलॉक की प्रक्रिया अब देश में चल रही है, लेकिन उत्तराखंड में अभी भी तमाम पाबंदियां हैं और अभी भी यहां पर लॉकडाउन को जारी रखा गया, एक तरीके से कर्फ्यू की स्थिति को रखा गया है। किस तरीके के हालात हैं? बिल्कुल, देखिए तुषार, ये जो छूट है वो लगभग अब अनलॉक की तरफ प्रदेश जा रहा है। हालांकि अभी पूरी तरह से छूट नहीं दी गई है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि धीरे धीरे काफ़ी छूट अब दी जा रही है। जो पूरा बाजार है वो सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। हमारा संपर्क टूट गया धर्मेंद्र से, लेकिन जिस तरह से वो जानकारी दे रहे थे कि सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही मार्केट खोलने की परमिशन दी गई है। इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स में भी तमाम जो मल्टीप्लेक्स है वहां पर भी 50% क्षमता के साथ ही अनुमति रहेगी। आज से 50% क्षमता के साथ शॉपिंग मॉल्स खुल सकेंगे। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल अभी बंद ही रहेंगे। तो अभी एक हफ्ते 13 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन और कर्फ्यू की स्थिति को बरकरार रखा गया, लेकिन कुछ एहतियात दिए गए हैं। आपको बता दें कि एहतियात के साथ कुछ छूट दी गई है। धर्मेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, अपनी बात जारी रखिए। हाँ बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे अब अनलॉक की तरफ प्रदेश बढ़ने लगा है और जो बाजार को खुलने की जो समय दिया गया है वो सुबह काफ़ी बढ़ा दिया गया है। सुबह 8 बजे से बाजार खुलेंगे और शाम को 7 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। जो मॉल हैं, शॉपिंग मॉल हैं, वहाँ उन्हें खोलने की अनुमति दे दी गई है। साथ में जो परिवहन है उन्हें भी चलाने की अनुमति दे दी गई है। जो बड़े शिक्षण संस्थान हैं, स्कूलों को छोड़कर उन्हें भी जो कोचिंग सेंटर है परमिशन दी गई है, लेकिन शर्त ये रखी गई है कि 50% की क्षमता के अनुसार ही वो मॉल खोले जाएंगे, वो जो कोचिंग सेंटर हैं वो खोले जाएंगे। जिम को खोलने की भी परमिशन यहाँ पर दे दी गई है, लेकिन जो 50% की एक शर्त लगाई गई है कि उसके आधार पर यहाँ पर जिम भी चलाए जा सकते हैं। लेकिन साथ ही जो सिनेमा हॉल वगैरह है अभी उनकी परमिशन नहीं मिली है। सबसे बड़ी मांग जो की जा रही थी वो बाजार खुलने की मांग व्यापारी यहाँ पर लगातार कर रहे थे, उसमें काफ़ी छूट यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही जो अन्य प्रदेशों से आने वाले पर्यटक हैं, जो यात्री हैं, जो लोग उत्तराखंड पहुँचते हैं, उन पर अभी भी जो पाबंदियाँ थी वो पाबंदियाँ हैं, लेकिन उसमें काफ़ी छूट यही दी गई कि पहले RT-PCR की 72 घंटे की पुरानी की रिपोर्ट लानी होती थी। अब उसमें छूट ये दी गई कि अगर आप पे एंटीजन रिपोर्ट भी है तो आप यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं और जो एक पोर्टल है, सिटी पोर्टल, उस पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। तो इस तरह की कई तरह की छूट दी गई है। धीरे धीरे ये भी कह सकते हैं कि अब प्रदेश में जो ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। धर्मेंद्र, सुभाष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देहरादून से हैं। आप सुभाष, अगर देखा जाए राजधानी के हालात क्या हैं? अगर यहाँ देहरादून की हम बात करें, कोरोना के क्या इतने नियंत्रण हैं कि यहाँ पर एहतियातों को बढ़ाकर दिया जा सके? क्योंकि जिस तरह से शॉपिंग मॉल्स खोले गए हैं, जिस तरह से जिम की परमिशन है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि कोरोना कहीं बढ़े ना या फिर अभी हालातों को नियंत्रण में रखा जाए, किस तरीके की ग्राउंड पर स्थिति है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार ने जो कर्फ्यू है उसमें रियायत जरूर दी है और जो समय सीमा थी वो भी बढ़ाई है। साथ ही जो मल्टीप्लेक्स है उन्हें खोलने के निर्देश दिए हैं। तो कहा जा सकता है कि रियायत जरूर सरकार दे रही है और इसकी मुख्य वजह ये है कि प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसी तरीके से सरकार भी अब धीरे धीरे जनता के लिए रियायत दे रही है। उन सभी लोगों के लिए रियायत दे रही है जो पिछले लंबे समय से अपना व्यापार बंद करके बैठे हुए थे। हालांकि क्योंकि प्रदेश में कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी चिंता की बात यह है कि जो तीसरी लहर है उसका भी आने का अंदेशा है और इसी को देखते हुए तमाम जो तैयारियां हैं वो भी कर ली गई हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अब क्योंकि कर्फ्यू लंबे समय से लगा हुआ था, जिसके बाद खामियाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा था, वो भी काफी परेशान चल रहे थे और लगातार वो अधिकारियों से मुलाकात करके अपनी समस्या बता भी रहे थे। लेकिन इसी को देखते हुए सरकार ने जिस तरीके से बाजारों का समय भी बढ़ाया गया और साथ ही जो चीजें धीरे धीरे खुलनी चाहिए, जो कि
50% क्षमता के साथ खोली जा रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि रियायत जरूर है प्रदेश में। अगर अनलॉक की तरफ प्रदेश बढ़ भी रहा है तो क्या आम लोग इतने जागरूक हैं कि वो तमाम गाइडलाइंस का पालन कर रहे हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो मास्क का उपयोग हो? जी बिल्कुल, बड़ी चीज यही है कि सोशल डिस्टेंस अपनाना बहुत जरूरी है। और क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने जो रियायत दी है, सरकार ने जो रियायत दी है, उसके तहत ये भी कहा गया है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा, मास्क पहनना अनिवार्य होगा, नहीं तो कार्रवाई भी की जाएगी। और यही वजह है कि न केवल आम जनमानस बल्कि जिन व्यापारिक संस्थाओं ने अपने दुकानें खोली हैं, मल्टीप्लेक्स खोले हैं, उन लोगों को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि वो सोशल डिस्टेंस का पालन कराएं। अपनी दुकानों में या मॉल्स में आने से पहले बाहर ही मास्क देखे कि तमाम लोगों ने मास्क पहने हैं नहीं पहने हैं, सैनिटाइज पूरी तरीके से लोगों को किया जाए और उसके बाद इनको प्रवेश किया जाए। हालांकि 50% क्षमता के साथ क्या है, तो मुख्य चीज यही है कि मेन फोकस सरकार का भी है कि सोशल डिस्टेंस का पालन हो, मास्क लगातार पहने और कुल मिला के पहले जैसी स्थिति कोरोना की ना हो, उसको देखते हुए धीरे धीरे प्रशासन और सरकार सभी चीजों को खोलती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि व्यापारियों के लिए जरूर राहत भरी खबर है, जिस तरीके से सरकार ने रियायत दी है और आम जनमानस जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनके कामकाज रुके हुए थे, उन कामकाजों में भी तेजी आएगी। लेकिन जरूरी है आम जनमानस, व्यापारी सभी के लिए कि वो सोशल डिस्टेंस और मास्क का पालन करें। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए सुभाष, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। धर्मेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड कर्फ्यू को तो बढ़ाया गया है, लेकिन साथ ही साथ कुछ रियायतें जरूर दे दी गई हैं। अब खबरों में आगे बढ़े तो मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है और देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना जताई गई है। बागेश्वर समेत कई जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। तो उत्तराखंड में कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की संभावना अगले 24 घंटे में जताई गई है। अगले 24 घंटे में बारिश हो सकती है। तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। अगले 24 घंटे में बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल तमाम जगहों पर जिलों के अंदर भारी बारिश की संभावना जताई है। तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर आदि जिलों के अंदर तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दून के अंदर आसपास के इलाकों में अगले एक सप्ताह तक आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही समय समय पर बारिश होने और तेज हवाओं के चलने की संभावना है। हालांकि सुबह से ही देहरादून, ऋषिकेश में मौसम सुहावना है। टनकपुर और इसके अलावा दूसरे इलाकों में भी हल्की धूप निकली है। उधर गढ़वाल में, रुद्रप्रयाग और चमोली में हल्की धुंध भी है, लेकिन उमस भरी गर्मी भी देखी जा रही है। तो वहीं खबरों में आगे बढ़े, रुद्रप्रयाग में सड़क हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में सड़क हादसा हुआ, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो रुद्रप्रयाग से ये खबर है सड़क हादसे की, जिसमें एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, पहले उनसे जानकारी लेते हैं मौसम पर। देहरादून में स्थिति क्या है, क्योंकि अगर देखें देहरादून के अंदर ये अलर्ट है कि 24 घंटे के अंदर बारिश होगी, तो क्या अभी से मौसम ऐसा लगने लगा है कि बारिश हो, और अभी स्थिति क्या है वहां पर? जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने जिस तरीके से अपनी भविष्यवाणी की है और खास तौर से पर्वतीय क्षेत्रों और राजधानी देहरादून के लिए अलर्ट जारी किया है, तो कहा जा सकता है कि अभी देहरादून की स्थिति की, जैसे कि आपने पूछा क्या स्थिति, तो अभी तो उमस भरी गर्मी राजधानी देहरादून में हो रही है। लेकिन क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे में देहरादून समेत तमाम जो जिले हैं, चाहे वो पिथौरागढ़ की बात कर ली जाए, बागेश्वर की बात कर ली जाए, नैनीताल जनपद की बात कर ली जाए, या फिर गढ़वाल मंडल में चमोली जनपद की बात की जाए, तो इन पर्वतीय क्षेत्रों में बरसात हो सकती है। हालांकि
मानसून शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक जो बरसात होनी चाहिए थी वो भी हुई नहीं है। तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है, तो अब देखना होगा कि मौसम विभाग के इस अलर्ट से कब तक प्रदेश में बारिश शुरू होती है, क्योंकि राजधानी देहरादून में अभी मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और खासतौर से जो उमस भरी गर्मी है वो बहुत ज्यादा राजधानी देहरादून वासियों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट के बाद मौसम अगर बदलता है तो कहा जा सकता है कि मौसम फिर एक बार उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सुहावना हो जाएगा। लेकिन अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी तो कुछ ऐसे स्थान हैं जहां बादल छाए हुए हैं और ये मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार अगले 24 घंटे में वो बरसात हो सकती है। हालांकि बरसात को देखते हुए प्रशासन को जरूर अलर्ट मोड पे रखा गया है, आपदा विभाग की टीम को जरूर अलर्ट मोड पे रखा हुआ है। तो कहा जा सकता है कि तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे वो आपदा के हों या फिर जिला प्रशासन के, वो जरूर अलर्ट मोड पर हैं। जैसे ही बरसात शुरू होती है या कोई भी स्थिति बनती है, चाहे भूस्खलन की हो, सड़क जाम की हो, तो उन सभी को खोलने की कोशिश प्रशासन द्वारा की जाएगी। यदि ऐसी कोई भी स्थिति बनती है उसके लिए प्रशासन जरूर तैयार नजर आ रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग से जो खबर है, सड़क हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती किया गया। यहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे एम्स ऋषिकेश में भर्ती कर दिया है और रेफर कर दिया है। लेकिन समस्या खड़ी ये हो गई कि कैसे उसे एम्स भेजा जाए। घटना की सूचना जब सीएम पुष्कर धामी को लगी तो इसके बाद पुष्कर धामी ने अपना चॉपर तत्काल भिजवाया, जहां से घायल बच्चे को ऋषिकेश लाया गया। दरअसल रुद्रप्रयाग में एक कार अलकनंदा नदी में गिर गई थी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 साल का हर्षित गंभीर रूप से घायल हुआ था। घायल अवस्था में हर्षित को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसका प्राथमिक उपचार किया और एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया है। तो फरिश्ता बने इस बच्चे के लिए पुष्कर धामी, सीएम धामी ने अपना हेलीकॉप्टर, अपना चॉपर भेजा और इस बच्चे का रेस्क्यू करवाया। इसे जल्द से जल्द एम्स में भर्ती कराना था, जिसके लिए इसे चॉपर से एयरलिफ्ट किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लंबे समय बाद एक दिन में सबसे कम 69 संक्रमित मिले हैं। वहीं 2 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा आज 250 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 1555 तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 21,252 सैंपल्स की जांच की गई। रिपोर्ट नेगेटिव आई है। चंपावत और पौड़ी में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। वहीं अल्मोड़ा में 6 और बागेश्वर में 1, चमोली में 1, देहरादून में 9, हरिद्वार में 8, नैनीताल में 8, पिथौरागढ़ में 6, रुद्रप्रयाग में 3, टिहरी के 2, उधम सिंह नगर में 9 और उत्तरकाशी में 16 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,40,793 हो गई है। इसमें 3,25,942 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,335 लोगों की जान जा चुकी है। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं। 69 कोरोना संक्रमित बीते 24 घंटे में सिर्फ मिले हैं। 24 घंटे में सिर्फ 2 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि ये भी दुखद है, लेकिन सरकार इसे काफी हद तक नियंत्रण की स्थिति मान रही है। वहीं प्रदेश में सोमवार को ब्लैक फंगस के 2 नए मामले और 1 मरीज की मौत हुई। कुल मरीजों की संख्या 509 हो चुकी है, जबकि 101 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 2 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जिन्हें उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया। जबकि एम्स में भर्ती एक मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। 4 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। अब तक कुल मरीजों की संख्या 509 हो चुकी है। 110 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। तो एक मरीज की मौत ब्लैक फंगस से हुई है और ब्लैक फंगस यहां पर सभी के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग गज्जी बैंड के पास उत्तराखंड परिवहन की बस और जीप की आमने सामने से भीषण टक्कर हो गई। गनीमत यह रही कि दोनों वाहनों में सवार लोग बाल बाल बचे हैं। दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए।
वाहनों की भिड़ंत के बाद सड़क पर लंबा जाम लगा, जिसके बाद मसूरी पुलिस चौकी पर मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे कर यातायात को सुचारू किया गया। तो मसूरी देहरादून मार्ग पर यह हादसा हुआ था। इस हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार को साइड ब्लाइंड किया गया। तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं में मिशन विजय शंखनाद शुरू कर दिया गया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने हरिद्वार विधानसभा से इसकी शुरुआत की। दिनेश मोहनिया ने बताया कि मिशन विजय शंखनाद 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में संपूर्ण तरीके से साबित होगा। इस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। सोशल मीडिया और बूथ स्तर को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। उनका मानना है कि सोशल मीडिया और बूथ स्तर को मजबूत करके वो बीजेपी जैसी पार्टी को भी हरा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए।